हमारे। आइए, एक और विशेष आयोजन है जी, जिसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। संजीव होता साहब शेर खान से, आनंद राठी सिक्योरिटीज से मेहुल कोठारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, सुप्रभात। संजीव सर, शुरुआत आप करें, बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जो मेरा पिक है लॉन्ग टर्म के लिए वो है एमएफआई स्पेस से, जो माइक्रो फाइनेंस है। अभी वो ट्रेंडिंग सेक्टर है और वहाँ पे बहुत सारे टेलविंड्स निकल के आ रहे हैं, और जिस तरह हम ये सोच रहे हैं कि रेट का हाइक साइकिल बाय एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, तो ये सेक्टर का यूजुअली री-रेटिंग होता है। हमने लास्ट साइकिल में भी देखा था। तो ये जो कंपनी है वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, और यहाँ पे टारगेट प्राइस है 800 का। जो रैशनल फॉर इन्वेस्टमेंट है, ये फास्ट ग्रोइंग एमएफआई, साउथ बेस्ड एमएफआई है, जो कि फाइनेंस करती है स्मॉल इंडिविजुअल और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। और ये जो कोलेटरल रखती है वो जो बायर, जो बोरोअर्स हैं, उनके सेल्फ ऑक्युपाइड होम्स हो या फिर और जो कोलेट्रल है उनको रखती है। तो इसकी वजह से डिफिकल्ट टाइम में भी ये देखा गया है कि ये कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वो हमेशा से अच्छा ही रहा है। और हमारी जो बातचीत हुई है मैनेजमेंट से, हमारे एस्टिमेट से ये लगता है कि ऑलमोस्ट 35% का लोन ग्रोथ देखने को मिलेगा FY 23 से 26 को लेकर। और जो क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है उसकी वजह से जो ROA है वो 7 to 8% हो जाएगा। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी को और ज्यादा प्रीमियम मिल सकता है। स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 3.2 टाइम्स बुक वैल्यू FY 25 पे। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 800। ओके, तो ये है आपके लिए राय 800 रुपए के टारगेट के साथ 5 स्टार बिजनेस इस NBFC को खरीदारी करने की राय। ओके, मेहुल कोठारी साहब है हमारे साथ तैयार। मेहुल सर, बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का हमारा जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर बॉटम आउट हो गया अनिल जी। ये काउंटर ऐसा लग रहा है कि फिर से नई ऊंचाइयों पर जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। 2300 के आसपास का रेट है। 2050 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 2800 का इसका टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। कैम्स में करें खरीदारी, ये राय आप। पालविया साहब की भी लॉन्ग टर्म पिक थी। हाँ, किसी की तो थी, किसकी थी? पालविया साहब की 2600 के लिए उन्होंने खरीदारी की थी। 2600 के लॉन्ग टर्म, 2600 का टारगेट पालविया साहब का, 2800 का टारगेट आपके लिए आता हुआ इस वक्त मेहुल कोठारी साहब की तरफ से कैम्स यहाँ खरीदारी करनी रहा है। हमारी स्पेशल 25 वाली लिस्ट में भी रहा हुआ है। आइए, 10 की कमाई का स्टॉक देने को तैयार है गुप्ता साहब। गुप्ता साहब बताएं सर, 10 की कमाई का शेयर। जी अनिल जी, कावेरी सीड्स KSCL जिसका टिकर है, मुझे लगता है ये स्टॉक ऐसा है जो काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद एक बेस बना चुका है और अब यहाँ से एक अच्छी अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। 537-536 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड करता है। इसमें कोई अगर डिप मिलता है 530-532 तक का, तो वहां पर खरीदारी करके चलें और पोजीशन को ऐड करें। 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये स्टॉक 600-620 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो कावेरी सीड्स मेरी तरफ से आज एक पोजिशनली 10 की कमाई के लिए खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन। ओके, तो कावेरी सीड इस पर है आपके लिए खरीदारी की कॉल, और जबरदस्त मूव आ रही है। 5.5% ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा कैश कॉल्स पर रखिए नजर। मूव आ रही है, बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बढ़िया दिखेगा। और एक और स्टॉक और बैंकिंग स्पेस से आ रहा है। बैंक निफ्टी अब आपके लिए 100 पॉइंट नीचे है, बट बैंकिंग स्पेस से एक काफी एक्टिव काउंटर दिख रहा है। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जरा इसका चार्ट पुल अप करिए। बाकी बैंक थोड़े सुस्त हैं, बट PNB में आपको मूव एक बनती हुई दिख रही है। फ्यूचर्स जरा पुल अप करिए PNB का, जहां पर आपको अच्छा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। एक बार चार्ट चेक भी ले ली जाए PNB पर, इस पर जो एक्शन बन भी रहा है। कुणाल जी, PNB देखें सर, थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, और दीपांशु कल भी हम स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देख रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि आज भी बाजार की कमजोरी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो गिरावट आई है, उसके बावजूद भी PNB अपने आप को संभाले हुए है और ब्रेकआउट स्तरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 53.50 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर स्टॉक टिका हुआ है। जिनके पास पोजीशंस हैं 53 हाफ का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 57-58 के भाव भी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने के है। तो ये है आपके लिए PNB, जहां पर रखने नजर। इंडिया सीमेंट्स है, इसको भी अपने रेडार पर रखें। इस पर भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। 2-2.25% की मूव इंडिया सीमेंट में भी आ रही है। पर आइए, जय की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल और है तैयार। बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट।
बताएं जय। बिल्कुल दीप ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग बाय ऑन डिप्स करना है और वो लेवल हमारे आ गए 230 रुपये से 240 की जो रेंज में मैंने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी थी दीप, वो आ चुका है, 227 का लो किया है एंड आई थिंक दैट हैज़ कम टू अ गुड रेंज। इसीलिए दीप अभी जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दीप। इसका आपको 585 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो एकदम स्ट्राइक है वो खरीदने की सलाह है। ये 13 रुपये 30 पैसे 13 रुपये 50 पैसे के रेंज में मिल रहा है, 13.30 13.50 के रेंज में। SBI का 585 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे दीप। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 9.20 का, 9 रुपये 20 पैसे का। पहला टारगेट जो बन रहा है वो है 18.70 18 रुपये 70 पैसे का। दूसरा टारगेट है 22 रुपये का। 585 का कॉल ऑप्शन SBI का खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से SBI में लगभग आपको ऊपर की तरफ 600 रुपये तक का एक शॉर्ट टर्म में मूव दिखने मिलेगा, उसके ऊपर लगभग 620, सो 600 to 620 के तरफ जा रहा है SBI इन द नियर टर्म। तो ये है आपके लिए SBI का 585 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदे 13.5 में, 9 रुपये 20 पैसे का। माय गॉड, अगर कोई, मैं बता रहा हूँ, एक दिन बाद जय के लेवल्स याद रख के बता दे। हाँ, नहीं हो सकता, रेंज 13.30 से 13.50, स्टॉप लॉस 9.20, टारगेट 18.70 और 22। ये तो गनीमत मानी के 22 रुपए में आगे पीछे पैसे नहीं लगाए, है ना? करेक्ट। कुणाल जी, आपको लगता है कि पैनल में आप सब में किसी की कैपेसिटी है एक दिन बाद ये लेवल्स याद रखने की? अनिल जी बिल्कुल नहीं, अनिल जी बिल्कुल नहीं है। और अनिल जी जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे करके अनिल जी बंसल जी की बातें सुनकर कम हो रही है। तो अनिल जी इस वजह से कैपेसिटी बिल्कुल कम है। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, किसी के लिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सवाल पूरा आपने सुना और समझा नहीं किसी की भी? मतलब क्या आपको लगता है जय भी दूसरे दिन बता सकते हैं बिना देखे? ये मेरा सवाल है कुणाल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उनको भी शायद याद नहीं रहता होगा नहीं जी। जय क्या कहेंगे आप? आपको याद रह जाता है नेक्स्ट डे कि आपने क्या क्या पैसे पे कितने लेवल्स दिए थे? अनिल जी ये मैं लेवल सारे नोट डाउन करके हाँ, वो तो सब वो तो हमारे पास भी है, मैं बता सकता हूँ, ऐसे याद नहीं रह सकता। चलिए, अच्छा डेसिमल कहा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप कितना मुश्किल काम हमसे करवा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे नहीं, करवा रहे। ओके, बट एक चीज है सर, सारे PSU बैंक्स में कुछ चल रहा है। सरकारी बैंक सारे, अभी PNB की हम बात कर रहे थे, 30 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, टॉप गेनर है PSU बैंक्स में। SBI की जय ने बात करी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सुमित जी बात कर रहे थे, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ हो रहा है। तो सारे PSU बैंक्स में कुछ हो रहा है सर। वेटेज उतनी नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी के मूवमेंट को इतना नहीं डोमिनेट कर पाते हैं, बट PSU बैंक्स में कुछ एक्शन चल रहा है सर इस समय। बिल्कुल, PSU बैंक्स में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। इस एक्शन को देखिए, पूरी तरह से बड़े बैंक के बाद अब छोटे बैंक्स भी आगे बढ़ाते हुए। सुबह सुबह सुमित जी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पसंद कर ही लिया था, PNB की अभी आप बात कर ही रहे थे, BOB भी सुबह के हमने जिक्र किया ही है। तो अच्छा एक्शन इन सारे बैंक्स में बन रहा है। आइए पोजिशनल पिक्स का वक्त है, उससे पहले हार्ले डेविडसन इसकी नई बाइक आई है, लॉन्च हुई है। हीरो ने हार्ले के साथ मिलकर लॉन्च किया है। किस तरह की बाइक, क्या लॉन्चर, उसका क्या आयशर पर कुछ असर पड़ेगा? स्टॉक प्राइस पर तो पड़ गया, लेकिन क्या वाकई में बिजनेस पर भी पड़ेगा? डिटेल्स जानते हैं। और दीप, एक्चुअली डिटेल जाने कुशल हमारे साथ, उससे पहले ये मतलब ये बाइक के लॉन्च इतना एकदम जैजी क्यों, मतलब खतरनाक, मतलब एकदम लाइट वाइट, मतलब बहुत ही क्या वजह है सब, मतलब चमकते दमकते एकदम ऐसा? थोड़ा एक्साइटमेंट है सर, जाइए खरीदिए बाइक। ऐसा तो हम नहीं, निफ्टी लाइफ हाई पे भी नहीं करते इतना लाइट शो के साथ। हाँ, मतलब एकदम गजब का, देखो मतलब समझो, जस्ट इमेजिन ये बाइक नहीं निफ्टी है या सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी है, और लाइफ हाई पे ऐसा सेलिब्रेशन हो, मजा आ जाएगा। हाँ, मतलब पूरा फुल फ्लेज एकदम, मतलब चमक दमक के साथ, जबरदस्त। आप आइडिया दे रहे हैं अगले लाइफ हाई सेलिब्रेशन? हाँ एग्जैक्टली, कुछ तो ऐसा कुछ तो ऐसा करना चाहिए। किसको एक्सचेंजेस को। हाँ, हम तो वहाँ जाएंगे। ये तो NSE BSE को करना चाहिए, सेंसेक्स हाई बनाएगा, हाँ BSE करे, NSE करे, बराबर ना करेंगे। देखो, आउटसोर्स करना, अपना काम दूसरों को देना भी एक बड़ी कला है, बिल्कुल जिसमें हर किसी को महारत नहीं होती। तो हम एक्सचेंजेस को देना चाहते हैं कि लाइफ हाई हो। हिमांशु जी कुछ कहना चाहते थे, हिमांशु जी बताएं सर।
अनिल जी, मैं थोड़ा सा दूसरी सेंस में इसको कहना चाह रहा था कि जैसे बाइक की सेलिब्रेशन है ना अनिल जी, तो आप चाहे तो पैनलिस्ट्स में या ट्विटर पे पोल करवा लीजिए, और शायद आपको भी अपने टाइम का याद होगा कि जो बाइक लेने की खुशी होती है ना, वो गाड़ी लेने की खुशी से कहीं ज्यादा होती है। मतलब उस फेज ऑफ लाइफ में बाइक लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, मतलब उसकी खुशी कुछ और होती है। तो उस हिसाब से तो फिर मतलब अगर साइकिल लेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी। जी हिमांशु जी, इतने खुश हो रहे बंसल जी कि पूछो मत कि हिमांशु जी पकड़े गए। जी बंसल जी। देखिए, पहले तो अनिल जी, हिमांशु जी ने बड़ा गलत बोला कि अपने टाइम में। अनिल जी, आपका तो टाइम अभी चल रहा है, आपको देख के तो लोग अब आते हैं। अनिल जी, आपके बाइक वाले टाइम पे नहीं आते होंगे। अनिल जी देखिए, बाइक चलाते हैं यंगस्टर्स, बाइक के पीछे बैठती है गर्लफ्रेंड, गाड़ी की साइड में बैठती है वाइफ। अनिल जी, उसकी तो अनिल जी अलग है ही। अनिल जी, आप देखो फुल मार्क्स। बिल्कुल बंसल जी, पता नहीं मुझे आजकल लग रहा है बंसल जी के निशाने पे है हिमांशु जी, और बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। ओके, चलिए, तो हार्ले डेविडसन ये बाइक हुई है लॉन्च। जरा डिटेल्स के साथ कुशल बताने को तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर आइशर मोटर्स के जो शेयर है उस पर आपको बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, और वो इम्पैक्ट एक्चुअल में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने प्राइस कंपैरिजन किया तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑन, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक हेड ऑन कंपटीशन नजर आ रहा है हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही आइशर मोटर्स के बीच में। तो हार्ले डेविडसन जो हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर इन्होंने भारत में सबसे अफोर्डेबल बाइक लॉन्च की। अब तक की हार्ले डेविडसन की सबसे अफोर्डेबल बाइक है। 2.29 लाख रुपीस में एक हार्ले डेविडसन X440 इन्होंने लॉन्च की है एक शोरूम प्राइस के लिहाज से। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो रॉयल एनफील्ड है 350 सीसी तक की बाइक्स इनकी, जिसमें क्लासिक हो गया, हंटर है और मेटियोर है, वो ऑलमोस्ट 2.26 लाख तक की रेंज में आती है, 1.5 लाख से शुरू होकर। तो वेरिएंट्स भी इनके काफ़ी सारे हैं, पर क्लियर कट जो प्राइस पॉइंट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर आप कंपैरिजन दोनों के बीच में करें। और साथ ही एक और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि मैं जून महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े देख रहा था आइशर मोटर्स के, तो उसमें जो रॉयल एनफील्ड की 77,000 यूनिट्स करीबन इन्होंने बेची है, उसमें से 89% 350 सीसी तक की बाइक्स ही है, और वहां पर ही आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ आता हुआ देखा है। तो रिलेटिवली जो ग्रोथ आया है वो 350 सीसी तक की बाइक्स में ही आया है। और ये जो प्राइस पॉइंट के साथ हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की है X440, वो क्लियर कट ये बता रहा है कि आगे चलकर ये जो कंपटीशन है, ये जो मार्केट शेयर है, इस पर डायरेक्ट चैलेंज होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर आगे चलकर यही होगी कि ये जो आइशर मोटर्स का मार्केट शेयर 350 सीसी की रेंज की बाइक्स में है, वो कहीं ना कहीं चैलेंज होता हुआ नजर आएगा। कल आपको जो ट्रायम्फ के साथ बजाज ऑटो ने टाई अप करके अपनी स्क्रैम्बलर और रोडस्टर निकाली है, उनकी भी प्राइस रिवील होती हुई दिखेगी, तो वहां पर भी आपको फोकस करना है। तो क्लियर कट जो ओवरऑल आइशर मोटर्स के लिए अभी सिनेरियो बन रहा है, कंपटीशन दोनों ही हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो की तरफ से सामने सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली आप इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, आज आइशर पर हिट भी आया है, हीरो मोटो पे थोड़ा एक्साइटमेंट भी बना हुआ है। देखते हैं आगे जाकर एक्चुअल सेल्स कैसी आती हैं, बट डेफिनेटली हार्ली और हीरो का ब्रांड नेम आ रहा है और अफोर्डेबल रेंज में, रिलेटिवली अफोर्डेबल रेंज में आपको ये बनते हुए दिखा है। तो इन दोनों काउंटर्स पर भी रखनी है हमें नजर। आइए पोजिशनल पिक भी ले लेते हैं संजीव जी और मेहुल जी की तरफ से। संजीव सर बताएं, आज की पोजिशनल कॉल कौन सी लेकर आए आप? जी, जो पोजिशनल पिक है वो बिल्डिंग मेटेरियल स्पेस से है, ग्रीनलैंड इंडस्ट्री, और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस रहेगा वो है 520 का। ये कंपनी एक वर्ल्ड की टॉप 3 और एशिया की लार्जेस्ट और इंडिया की नंबर 1 सरफेसिंग सॉल्यूशन ब्रांड है। और ये जो कंपनी जो कामकाज करती है वो लैमिनेट्स हो या कॉम्पैक्ट्स हो, विनर हो, इंजीनियर्ड वुडन फ्लोर हो, उस सब चीज में कामकाज करती है। और कंपनी का एक बहुत बड़ा कैपेक्स तैयारी में है जो कि 2-3 साल में आएगा। और ये डिमांड एनवायरनमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं रियल एस्टेट के जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 साल तक ये डिमांड एनवायरनमेंट ऐसे ही बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। और कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, उसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट को भी ये कवर कर रही है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी अच्छा हो सकता है आने वाले सालों में। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 टाइम्स है। और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी अभी भी 21 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY25 अर्निंग पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी ग्रीनलैंड पे।
विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 520। 520 के टारगेट के लिए ग्रीन लैम्प, इस पर करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है। मेहुल जी, आपकी पोजिशनल पिक सर? दीपांशु जी, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है वो है PSU बैंक स्पेस से, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इसलिए बिकॉज थोड़ा सा लैग कर रहा है अपने पीयर से और अभी ट्राई कर रहा है कैचअप करने का। मल्टीपल बॉटम्स है 71 के आसपास, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर 90 से 95 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया बाइंग की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक के तौर से। 71 का स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट मेरा रहेगा 92 का। ओके, तो 92 के टारगेट लिए बैंक ऑफ इंडिया पर करें आप खरीदारी। आइए जय से भी ले लेते हैं उनकी एक 10 की कमाई का स्टॉक, और फिर एक खास मार्केट के मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट जय, बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल दीप 10 की कमाई में जो स्टॉक मुझे पसंद है आज वो है मेड प्लस। 810 रुपये 811 रुपये की रेंज में आप खरीदे अभी। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 764 का, एंड टारगेट्स जो दीप ऊपर में निकल कर आ रहे हैं इसके वो बहुत ही अच्छे अपसाइड मुझे यहाँ पे दिख रही है। 910 रुपये से लेकर 950 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो मेड प्लस में ओवरऑल एक हमें IPO के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर एक फॉल ही देखने मिला, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक अच्छा बॉटम ये स्टॉक ने बनाया, अप मूव दे के कंसोलिडेट किया, रीटेस्ट किए थोड़े बहुत ब्रेकआउट लेवल्स, अब फिर से एक छोटे से कंसोलिडेशन में से मैं जिसे कहूँगा एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है। इंडिकेटर्स में बुलिश क्रॉसओवर दिखने मिल रहा है। सो मेड प्लस में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसको खरीद के चलें। मेड प्लस, इसको खरीद कर चलें, ये स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में भी दिखेगा। एक 10 की कमाई और रह गई है और वो है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने आज 10 की कमाई में जो स्टॉक चुना है वो है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर हमारी खरीदारी की राय है। इस स्टॉक को अगर आप इसके चार्ट्स को स्टडी करें तो आप देखते हैं कि काफ़ी अरसे से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अब जिस तरह के चार्ट पर स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, इस स्टॉक में आपको एक बड़ा मूव आने की पूरी संभावना दिख रही है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे करके पेशेंटली एक्यूमुलेट करें इसको, तो हमें लगता है कि इसमें काफ़ी बड़ा अपसाइड बन सकता है। ओवर टू राकेश जी। बेहतरीन दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 71 72 के अराउंड चल रहा है। गिरावट में अगर 67 68 के अराउंड मिल जाए तो वो एकदम बढ़िया वाले एंट्री पॉइंट्स हैं। गिरावट पे खरीदें। 100 रुपीज के हमारे टारगेट्स हैं। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क हमारा 10 की कमाई का स्टॉक पिक है। 10 की कमाई में गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ये है स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और हमारी खास सीरीज का वक्त है और वो है लाइफ एट लाइफ हाई। और आज बाजार और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जाने माने दिग्गज एनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। लाइफ एट लाइफ हाई में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं मनीष चौखानी साहब, जिनका परिचय वैसे तो देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें उनके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। मोस्ट रेस्पेक्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हिंदुस्तान में जितने हैं उनमें से उन्हें एक गिना जाता है। कई बड़ी और दिग्गज कंपनियों के बोर्ड पर आप रहे हैं, जिसमें एक्सिस कैपिटल, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट रहे, मतलब अभी भी हैं, लैंडमार्क कार्स, शॉपर स्टॉप, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वेल्सपन कॉप, लंबी लिस्ट है जिनके बोर्ड्स पर मनीष सर हैं। और बाय प्रोफेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आपने लंदन बिजनेस स्कूल से MBA भी किया है। सिडनम कॉलेज मुंबई से आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है। चौहानी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और आपसे मुलाकात करते वक्त देखिए बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज भी नए लाइफ टाइम हाई पर हम बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाजार पर व्यू लूँ, एक बार इकोनॉमी की सिचुएशन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या कुछ खास आपको हमारी इकोनॉमी में दिख रहा है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी मजबूत है और उसका असर बाजार पर भी दिख रहा है? नमस्ते अनिल जी। नमस्ते सर। बहुत दिनों बाद आए आपके चैनल पर। जी सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आपके ऑनर में मैंने ग्रीन कलर की शर्ट भी पहनी है। ग्रीन ही रहे बाजार। एब्सोल्युटली, सो नाइस बिल्कुल सर जी। तो जस्ट क्विकली अपने जो भारत में जो काफी डेवलपमेंट हुई है पिछले 4-5 साल में, मैं एक बार उसको कॉन्टेक्स्ट में सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार इंडिया में जब हम इन्वेस्ट करते थे तो लोग कहते थे इंडिया में बॉटम अप स्टोरी बहुत अच्छे हैं, मगर टॉप डाउन जो आपके वीक बैलेंस शीट है गवर्नमेंट की, या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, या आपके एक्सपोर्ट नहीं रिवाइव होंगे, या FDI नहीं आएगा, वो सब वातावरण में एकदम 180 डिग्री का चेंज आ गया है। एंड एक एक करके अगर मैं क्विकली ट्राई करके समझाऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे
बाहर के जो देश हैं वहाँ पे बुढ़ापे से और डेट से एकदम घिरे हुए हैं। और इसलिए जैसे जब कोविड से भी लोग निकले तो वो काम पे वापस नहीं जाना पसंद कर रहे थे और सोचे कि हम घर पे रह के घर में बैठ के फिक्स्ड इनकम या पैसिव इनकम कमा लेंगे। तो इसलिए वेदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग और जैसे सर्विस में तो हो ही गया था आईटी में, बट बाकी सब क्षेत्रों में भी इंडिया हैज बिकम द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों जगह बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आके इंडिया में ये जो बेस बन रहा है नई मैन्युफैक्चरिंग का, नए सर्विस सेंटरों का, जिससे एक्सपोर्ट में भी आगे के वर्षों में उछाल आएगा, ये एक बहुत पावरफुल डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये कि जो टॉप देश थे दुनिया के, यूएसए ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी थी चाइना को, और वो अब एकदम जोरों से लगा हुआ है कि इसको हम कैसे डाइवर्ट करें अपने फ्रेंडली देशों की तरफ, चाहे वो मेक्सिको हो चाहे बैक टू यूएस हो, और उसमें इंडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। और आपने देखा प्रधानमंत्री का क्या स्वागत हुआ इस बार यूएस में। जो यूरोप की जो सबसे पावरफुल इकोनॉमी थी जर्मनी, उसको सस्ता फ्यूल मिलता था रशिया से, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती थी। अब वो भी जब फ्यूल विड्रॉ हो गया है तो उसमें भी वो लोग भी देख रहे हैं कि हम कहाँ डाइवर्सिफाई करें। तो जर्मनी, फ्रांस भी आप देखेंगे कि इंडिया में काफी अब इंटरेस्ट लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने चालू हो गए हैं। और जहां तक तेल का सवाल है, जो कि हरदम हमारा अकीलीस हील होता था कि जब तेल के भाव बढ़ते थे तो इंडिया में हिकअप हो जाता था। अब क्योंकि हमारी एनर्जी मिक्स भी सोलर की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है, न्यूक्लियर आएगा, हाइड्रोजन पे काफी काम हो रहा है, तो ये एकदम 180 डिग्री चेंज हो गया मैक्रो वातावरण में इंडिया में। और जो हमारी सरकार ने पिछले सालों में काम किया था, जीएसटी लाने में, रेरा लाने में, इंसॉल्वेंसी कोड लाने में, ये जो डिजिटल स्टैक बना है इंडिया में, जिससे कि छोटे से छोटा वर्ग का आदमी मेन स्ट्रीम में आके फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ जाए, तो ये जो कंडीशन बन रहे हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के एंड फॉर्मलाइजेशन के, उससे बहुत ही ऐसा वातावरण मैंने ऑनेस्टली 30-35 सालों में नहीं देखा है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम इसका कितना बेनिफिट उठा के कितने तेजी से 5वें नंबर से 3रे नंबर के इकोनॉमी के रैंकिंग में पहुंच जाएं अगले 4-5 सालों में। लेट मी होल्ड देयर नाउ। नहीं सर, बताएं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग आप पूरा जो डेवलपमेंट बता रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में किस तरह का इम्पैक्ट इकोनॉमी में आया है, लेकिन मार्केट पर जो इम्पैक्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? और मार्केट पे वही, मार्केट ईदर लीड्स द इकोनॉमी और इट देन फॉलोज द अर्निंग ट्रेजेक्टरी, वन ऑफ द टू हैज टू हैपन। तो मार्केट ने पहले ही पहचाना था कि ये सब डेवलपमेंट होंगे। आपको याद होगा कि 2021 अक्टूबर तक ये मार्केट ऑलरेडी 19,000 तक पहुंच गया था, विच वाज अहेड ऑफ रियलिटी। और फिर ऑलमोस्ट 18 महीने निकले जिसमें हमने करेक्शन किया, वी वेंट थ्रू अ करेक्शन, एंड फॉरेन काफी $30 बिलियन भी देश से निकले फॉरेन निवेशकों के। और अब जब अर्निंग आने चालू हो गए हैं वापस एंड वैल्यूएशन इज लुकिंग मोर रीजनेबल, आपने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में जो $10 बिलियन आया है उसमें न्यू हाई हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। और हर जो भी मैं फॉरेन इन्वेस्टर से बात करता हूँ वो सब वेट कर रहे हैं कि इंडिया में करेक्शन हो, वैल्यूएशन ठीक हो तो हम एंट्री करेंगे, और वो करेक्शन की ताक में ही रह जाते हैं। एंड जो 30 बिलियन बेचा वो वापस खरीदने में दे विल हैव टू पे मच हायर प्राइसेस इन इंडिया। तो एक तो बाहर का जो पैसा आएगा वो अपनी जगह है, दूसरा प्राइवेट इक्विटी का पैसा काफी लगने अभी भी उतारू है इंडिया में, तीसरा जैसे मैंने कहा कि एफडीआई का काफी भी इन्फ्लो आएगा इंडिया में, और चौथा तो खैर अपने खुद के जो सेविंग है, एसआईपी में तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन महीने के आते ही हैं मार्केट में। बट एज अ कंट्री हम लोग अंडर इन्वेस्टेड हैं इक्विटीज में, तो ये भी रफ्तार बढ़ेगा। और 3-4 दिशाओं से अगर ये रुपया आते जाए मार्केट में, तो इसका जो बेस है इस टाइम बहुत सॉलिड है। बट हैविंग सेड दैट, एट न्यू हाई, और आई एम कॉन्शियस कि आपके स्मॉल इन्वेस्टर काफी ये प्रोग्राम देखते होंगे, जब आप ऐसे वातावरण में शेयर लेते हैं तो आपको वेट करना होगा ऐसा वातावरण कब आए अगले 3-4 सालों में, उस वक्त तक आपको होल्ड करना होगा, क्योंकि बीच में कभी ना कभी हिकअप होगा, कभी मॉनसून फेल होगा, कभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, कभी फॉरेन के मार्केट गिरेंगे, और उस टाइम हो सकता है मार्केट में डिप आए। तो उस टाइम आप अपना नर्व ना खोइए और पकड़ के रखें जो भी अच्छे कंपनियां हैं, अच्छी बिजनेसेस हैं, बट पूरा साइकिल समझ के खेलें कि ये 3-4-5 साल जो अगले आने वाले हैं अपने देश के लिए, इसमें बहुत वेल्थ क्रिएशन होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। जब लाइफ हाई पर आप खरीदें तो फिर ये मान के चले कि एक बार फिर से वो साइकिल नीचे आ सकता है, उतने लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। नए लाइफ हाई बनेंगे लेकिन फिर आपके लिए
पास इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त भी लंबा होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि 4-5 साल हमारे काफ़ी वेल्थ बनेगी बाजारों में, लेकिन उससे पहले अगर जिस तरह की एक गिरावट की आशंका बन सकती है, आप ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा नीचे आए तो इसके लिए तैयार है, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है मार्केट के? तो अनिल जी, अपने देश में मैंने यही 30 सालों में देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनता है जो कि कोई एंटिसिपेट नहीं करता है। क्योंकि हर साल मॉनसून की तरफ देखते थे, वो ठीक लग रहा है। फ्यूल प्राइस देखते थे, वो भी अब जब रशिया से सस्ता तेल आने लगा तो वो भी कोई लंबा रिस्क नहीं लग रहा है। जो वॉर का वातावरण बना था यूक्रेन में या ताइवान के साथ चाइना का जो बातचीत चल रही थी, वो भी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। इलेक्शन के भी हैं कि अगले साल जनरल इलेक्शन है इंडिया में, और 2004 में मार्केट ने सोचा था कि वाजपेयी जी आएंगे, 2009 में सोचा था मनमोहन सिंह जी वापस आएंगे, एंड अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन थिंग्स वेंट द अदर वे। तो ऐसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट जब हो, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ एयर पॉकेट फॉर द मार्केट, इट डजंट चेंज थिंग्स फंडामेंटली। बट जैसे कि मैंने कहा, ये जो सरकार है पिछले 8-9 सालों में, उन्होंने एकदम जो वातावरण बदला है, मैं इसको कहता हूं कि पहले हमारी सिस्टम जो थी वो रॉबिनहुड की थी कि अमीरों से लो और गरीबों को बांटो। और ये जो सरकार आई है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इनेबलर बनेंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी से लें और किसी और को बांटे, सोशलिज्म में नहीं जाएंगे। हम अंत्योदय करके लोएस्ट ऑफ लोएस्ट सिटीजन के लिए हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, इनेबलमेंट करते हैं कि उनके घर में सिलेंडर भी पहुंच जाए, पानी भी पहुंच जाए। पर यह है कि सबके लिए एक कानून है, एक देश है, एक जीएसटी है, एक रोडवे नेटवर्क है, एक रेल नेटवर्क है। उस पे जो भी चाहे वो उसका फायदा उठा के अपना अपना व्यापार बढ़ाते जाए। और इससे एक्सेलरेशन आ गई है इकोनॉमी में। नहीं तो पहले हर जगह टोल ब्रिज होते थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर सेल्फ गोल होगा इंडिया में, वो इस विषय में अगर हो जाए तो सबका रुख वापस चेंज हो जाए। बट फेलिंग दैट, जो भी आएंगे गिरावट वर्ल्ड मार्केट से या कहीं के बाहर के डेवलपमेंट से, वो शॉर्ट टर्म है। क्योंकि जेन्युइनली आई डू फील कि हिंदुस्तान का वक्त आ गया है। और ये जो अगले 5, 10, 15 साल हैं, इसमें जैसे चाइना ने एकदम अपनी इकोनॉमी को 3-4 गुना बढ़ा ली थी, हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। देश भी यंग है, 27-28 की एवरेज एज है, और दुनिया भी हमें चाह रहा है कि हम ग्रो करें, हमें जॉब्स दें, फैक्ट्रियां लगाएं। तो ये सेल्फ गोल के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज सम बिग रिस्क इन इंडिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की कि अगर कुछ खराब करेंगे तो हम खुद ही करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ग्लोबल मार्केट्स की इतनी डर और समस्या नहीं है, जैसा जनरली लोगों को डर लगता है कि बाहर कुछ खराब हो गया, तो वो टेंशन नहीं है सर। नहीं, बाहर देखिए, वहाँ के मार्केट आप में से ज्यादा जानकार हैं कि वहाँ के मार्केट 7-8 शहरों पे टिके हुए हैं, जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन और एप्पल। राइट और सर। ये लास्ट फेज में देखने में आता है कोई भी मार्केट के साइकिल में, कि जब लीडरशिप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और बाकी मार्केट एकदम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, और उन्होंने एक या दो शेयर में अगर कोई गिरावट आती है अनएक्सपेक्टेड रीजन से, तो कॉन्फिडेंस उस मार्केट से जाता है। एंड इट कुड बी, जैसे एप्पल के अगर आईफोन सेल अगले साल कम हो गए, या उनके नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं चले, या चाइना से कुछ प्रॉब्लम हो गया उनका और उनके सेल घट गए, तो एक बार जो शॉक आएगा उस सिस्टम में, इट कुड कॉज अ फॉल इन दैट मार्केट। और जब मदर मार्केट जो यूएस है, हमसे ऑलमोस्ट 12 गुना बड़ी मार्केट है वो, और वहां से भी जो फ्लो आते हैं वो एक बार अगर रुक जाए, तो हमारे मार्केट में जरूर एयर पॉकेट बनेगा। ये अभी भी एक जुड़ा हुआ वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि बाकी मर जाएंगे और हम ही चलते रहेंगे। तो एक बार सेटबैक जरूर आएगा। बट जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन के, अर्निंग एक्सपेंशन के, वो एकदम इंटैक्ट हैं। तो उनकी इकोनॉमी साइकिल डाउनवर्ड जा रही है रिसेशन की ओर में, और हमारी अब एक्सपेंशन की ओर में जा रही है। इसलिए हर एक बोर्ड रूम में दुनिया में, हर एक इन्वेस्टमेंट कमेटी में दुनिया में, यह है कि इंडिया में हमें हमारा एलोकेशन बढ़ाना है और इंडिया से काम बढ़ाना है। तो शॉर्ट टर्म हिकअप के छोड़ के आई डोंट सी कि कोई बहुत सेटबैक आ जाएगा बाहर के डाउनफॉल से। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लोबल का भी असर तो पड़ेगा ही, कम पड़े ज़्यादा पड़े ये अलग बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जब लाइफ टाइम हाई पर हम हैं, अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कहाँ पॉजिटिव रहें, बुलिश रहें, कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है? ये आई मीन ऑलवेज हमें परिवारों में भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला तो मैं यही कहता हूँ, इक्विटीज में अपनी एक्सपोजर को ढंग से बना के रखें। इंडिया में आप फेथ रखें। और जो, जैसे मैंने कहा, अगर देश का एवरेज नागरिक 30 साल की कम उम्र का है, तो उसे 30% से ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम। 70% आप मौके का फायदा उठा के रिस्क एसेट में आए, इक्विटीज में, चाहे आप प्रॉपर्टी करना चाहें या खुद का व्यापार करना चाहें, उसमें आप पैसा लगाएं। तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाइए।
उसके अंदर जो ये सिस्टमैटिक प्लान म्यूचुअल फंडों ने चालू किया है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड काफी फंड हैं जिनके 10, 20, 15 साल के रिकॉर्ड एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट हैं। सो अनलेस यू थिंक कि मैं बहुत बड़ा स्टॉक पिकर हूं, आप म्यूचुअल फंड में 1% फी में अगर आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप क्यों अपना माथा फोड़ी कर रहे हैं? अपने धंधे पे, अपने काम पे आप ध्यान दें। और अगर आप आना ही चाहें इस मार्केट में, तो जैसे मैंने कहा, जो लाइफ साइकिल होता है बिजनेस का, उसके हिसाब से अगर खेलेंगे तो बहुत वेल्थ क्रिएशन है यहाँ। और उसमें एक उदाहरण दूंगा कि अगर राकेश झुनझुनवाला 20 साल तक टाइटन को नहीं रखते, तो क्या उनके 20,000 करोड़ बनते उसमें? अगर वो हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में उसको लेवे बेचते, उसमें बहुत मौके आए जब 30% घटे, 40% घटे और वहां से वापस बढ़े। तो अगर वैसा माइंडसेट लेके आप आए यहाँ, वेल्थ क्रिएशन करने की बहुत संभावना है। उसमें मेरा ये मानना है कि अगले 10 वर्षों में जो इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, जो कि लोग पहले हम सोने में या रियल एस्टेट में डालते थे या 2 नंबरी पैसा रखते थे, वो एकदम फॉर्मलाइज हो गया है। उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। आज भी ये छोटा सेक्टर है अगर चाइना से कंपेयर करें, एंड ऑफ कोर्स यूएस, यूरोप से तो बहुत छोटे हैं। इसमें बहुत वेल्थ क्रिएशन होगा, चाहे आप बैंक लें, चाहे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लें, चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस लें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लें, इंश्योरेंस कंपनीज लें, सर्विस प्रोवाइडर्स टू फाइनेंशियल सेक्टर लें, वेल्थ मैनेजर्स लें। इतनी अपॉर्चुनिटी है। और बड़े बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि इसी में आदमी खो जाए अगर इस पे पूरे ढंग से रिसर्च किया जाए। एंड ये सेंटर पीस हो गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े, चाहे हमारे कंज्यूमर सेल भी बढ़े, दोनों के इंटरसेक्शन पे फाइनेंशियल सेक्टर रहता है। और ये सेक्टर में बहुत वेल्थ क्रिएशन आई थिंक होना बाकी है। इससे अगर बाहर निकले तो 2 भाग रहते हैं मार्केट के। एक कंज्यूमर की तरफ, जिसमें एफएमसीजी और सब में तो खैर मल्टीपल बहुत ऊंचे हैं, तो वहाँ ज्यादा कमाई विल बी इन व्हाट आई कॉल द डिस्क्रिशनरी एंड सिक्लिकल्स। जैसे कि आप मेरे पहले बात कर रहे थे 2 व्हीलर की या गाड़ियों की, या रिटेल में लोग जाके जब शॉपिंग करते हैं या ईटिंग आउट करते हैं, या इवन मीडिया में जैसे मीडिया राइट बिकते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। तो ये एक पूरा क्षेत्र हो गया जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं। टेलीकॉम है जैसे, तो ये पूरे नॉन डिस्क्रिशनरी हो गए। और अगले दूसरे भाग में ये आते हैं कि जिन्हें हिंदुस्तान बनाना है, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गए, रियल एस्टेट कंपनी हो गए, उनके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। तो अगर आपको उस प्रकार के बिजनेस की क्षमता ज्यादा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने कहा, हर एक क्षेत्र में यहाँ पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है। खाली एक क्वेश्चन दूंगा कि आज हमारे जो एक्सपोर्ट के चैंपियन है आईटी एंड फार्मा, क्योंकि वो देश एक बार स्लो डाउन होने वाले हैं, तो एक बार उनमें ग्रोथ रेट कम आ सकता है। द स्टॉक प्राइसेस में हैव बॉटम, बट ऐसा नहीं है कि उनके वेल्थ क्रिएशन का रिकॉर्ड यहाँ से बहुत जोरदार रहेगा। दे विल स्टिल ग्रो इन मे बी डबल डिजिट। शेयर के भाव भी कम है, बट जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाए, वो आनी होगा। यू मे गेट 30-40% टाइप रैलीज इन 1-2 years in IT pharma, but relative to financials, wealth creation will be a lot more in financials than in IT, which is the reverse of historical जो केस था 2000-2010 के शतक में। उसमें IT ने काफी बैकवर्ड स्टेप लिया था और फाइनेंशियल ने लिया था। वो सेटअप वापस रिपीट होने जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ढेर सारे मौके अब भी है इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनेंशियल सिक्लिकल्स ये अच्छे हैं, लेकिन आईटी फार्मा पे थोड़े सावधान रहें और कंज्यूमर स्टेपल्स में थोड़े से और सावधान रहें। मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया आपने और बाजार पर इकोनॉमी के सिचुएशन पर आपने हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल। धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक से 2 खास मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। संजीव होता सर बताएंगे अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। जी, जो शॉर्ट टर्म पिक रहेगा वो है केआई इंडस्ट्री। कंपनी का जो बिजनेस है केबल्स में वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट पूरा जो इंडस्ट्री है और जो एंसिलरी सेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं और इसका जो नंबर्स है कमिंग क्वार्टर्स में बहुत ही स्ट्रांग आ सकते हैं। और इसका जो कैपेक्स करने वाले 1000 करोड़ का नेक्स्ट 2 to 3 years में, उसकी वजह से इसका जो कैपेसिटी बढ़ जाएगा और डिमांड तो ऐसे ही स्ट्रांग है। तो आने वाले 2-3 सालों में भी इसका जो अर्निंग्स आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी यूएस में भी अपने फुटहोल्ड बना रही है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसको अच्छा फायदा मिलेगा। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री स्टेटस है, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है।
इनफैक्ट फ्री कैश फ्लो अच्छा आता है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है 28-29 टाइम्स FY25 पे, हालांकि थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन जिस तरह का अर्निंग आउटलुक है ये जस्टिफाई करता है वो प्रीमियम को। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 2665। 2665 KEI इंडस्ट्री। मेहुल सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, आज का जो शॉर्ट टर्म पिक है वो भी फिर से PSU बैंक स्पेस से ही है, वो है IOB। पहले बैंक ऑफ इंडिया का IOB भी उसी तरह का पैटर्न है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया तो एक अच्छा ट्रेडिंग बैट बन सकता है। 25 के आसपास चल रहा है, इसको 23.75 के स्टॉप लॉस से बाय करना है 28 के टारगेट के लिए। भी ये है वो स्टॉक जो मेहुल जी को पसंद है खरीदारी करने के लिए आज से यहाँ पर शॉर्ट टर्म पिक। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। मुलाकात करेंगे कैप्री ग्लोबल से आज हम। कैप्री ग्लोबल लिमिटेड MSME लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करने वाली ये NBFC है जिसके साथ आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज आपको विशेष हमने सेक्टर पर आउटलुक पर आप सेक्टर का आउटलुक जानने के लिए आपको बुलाया है। बड़ा एक्शन हो रहा है पूरे NBFC स्पेस में और बड़ी छोटी सारी NBFCs किसी न किसी बैंक के साथ मर्ज होती हुई दिख रही है। ये ट्रेंड चल रहा है, क्या आप खास वजह समझते हैं इस ट्रेंड के पीछे और क्या आगे और बढ़ेगा? देखिए, यदि हम बात करें NBFC तो NBFC उस स्पेस में ऑपरेट करते हैं जब बैंक ऑपरेट नहीं करते हैं। तो MSME है, हम MSME की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, गोल्ड लोन की बात करें, ये सारे ऐसे सेगमेंट है जो यदि इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जाना है तो ये सेगमेंट बहुत ही हाई ग्रोथ के सेगमेंट है। इसके अलावा इसके अंदर में आज भी क्रेडिट का गैप बहुत है। हम बात करें MSME की तो आज भी करीबन 7 करोड़ ऐसे MSME एंटरप्राइजेज हैं जिनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट नहीं मिलता है। हम हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग में जो पेनिट्रेशन है वो 2002 में 3.2% था, जो बढ़ के अफोर्डेबल हाउसिंग में 10% बढ़ गया और ये 2% से और बढ़ता है तो एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी की ओर इंडिकेट करता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में आप देखें कि ग्रोथ करीबन 20 से 25% की आ रही है और अगले यदि 5 से 10 साल में ग्रोथ आती है। सरकार का भी फोकस है कि हाउसिंग फॉर ऑल में छोटे घर सभी को एक अच्छी इंटरेस्ट रेट पे मिले और सबको फंड्स अवेलेबल हो जिससे वो खरीद सके। तो इसके चलते हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल में ये सेगमेंट में बहुत ही हाई ग्रोथ होने वाली है और इसी के चलते ये NBFC और बैंक का एक पार्टनरशिप मॉडल चल रहा है जहां पे बैंक को लेंडिंग में भी आ रहे हैं और बैंक जो है जो NBFC उनके कॉम्पिटिशन में नहीं है बल्कि उनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल को अदा कर रहे हैं। तो ये अगले 5 से 10 साल यदि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर खासतौर से लैंडिंग में और ये सेक्टर जहां पे अंडर सर्व अंडर बैंक सेक्टर है वो काफी ग्रो करेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, इस तरह के मर्जर्स में जहां एक बैंक और NBFC का मर्जर होता है ज्यादा फायदा किसको है? कह सकते हैं विन विन सिचुएशन, लेकिन दोनों में से फिर भी किसी को तो ज्यादा फायदा होगा, बैंक को या NBFC को? देखिए, साइज पे डिपेंड करता है। NBFC के साथ में जो है प्लस पॉइंट ये है कि उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी है, कलेक्शन, अंडरराइटिंग और सभी में उनका जो है स्ट्रक्चर काफी फ्रूगल होता है, इकोनॉमिकल होता है। NBFC की यदि हम बात करें दिक्कत की तो NBFC की एक ही दिक्कत है कि एक साइज के बाद में जब NBFC एक साइज पे पहुंच जाती है तो उसको अपने लायबिलिटी साइड पे मैनेज करने में दिक्कत आने लग जाती है। तो NBFC अपने साथ में लेके आता है इफिशिएंट वे ऑफ कलेक्शन, लो कॉस्ट ओरिजिनेशन एंड फोकस अंडरराइटिंग उस सेगमेंट में जहां बैंक नहीं है। तो वो एक है कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉस्ट एफिशिएंट बैंक को मिल जाता है। NBFC को ये एडवांटेज होता है कि उनको लायबिलिटी साइड की फिर चिंता नहीं रहती है। अदरवाइज हर NBFC को जो सबसे बड़ा है एक हैसल की कॉस्ट इफिशिएंट फंडिंग अरेंज करनी है। जब तक आप लायबिलिटी साइड अपने बैंकिंग लाइंस अरेंज नहीं कर पाते हो वो भी कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए। सिर्फ फंड अलोन मिलना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें सारा का सारा जो है इफिशिएंसी का ही मार्जिन NBFC प्ले करती है। ठीक बात है, तो ज़्यादा फायदा NBFC को माना जा सकता है बशर्ते कि बिजनेस मॉडल किस तरह का। क्योंकि आपने बात की कि अगले 5 से 10 साल इकोनॉमी मजबूत है, ये दोनों ही सेगमेंट जिसमें आप ज़्यादा अपना बिजनेस रखते हैं, MSME लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, गोल्ड लोन, तीनों ही रादर
किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप इस फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, इस साल के लिहाज से एक जरा अंदाजा दें। पिछले साल हम देखें तो पिछले साल हमने करीबन 56% ग्रो किया है, हमने एयूएम अपना 10,000 करोड़ क्रॉस किया। और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी 800 ब्रांच हो गई है, हम 150 से 200 ब्रांच और ऐड करने वाले अगले 6 महीने में। तो ये ब्रांच एक्सपांशन की स्ट्रेंथ पे हम लोग करीबन 30% से ज्यादा ही ग्रोथ करेंगे। हम कंजर्वेटिवली कह रहे हैं कि 30% मिनिमम ग्रोथ आएगी, हम कोशिश कर रहे हैं इससे ज्यादा ग्रोथ आ सके। ओके, तो मजबूत ग्रोथ की उम्मीद आप यहाँ पर भी आगे लेकर चल रहे हैं। अब चूंकि पिछले 2 बार से आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाना रोक दिया है, अब स्टेबल हुई हैं ब्याज दरें, घटना कब शुरू होगी वो देखा जाएगा। लेकिन क्या कुछ एनबीएफसी की बोरोइंग कॉस्ट पर फर्क पड़ रहा है? क्या आपके लिए कोई बोरोइंग कॉस्ट नीचे आई है? बोरिंग कॉस्ट अभी तो पिछले 3-4 महीने में तो बिल्कुल नीचे नहीं आई है। ओके, उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 महीने में इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन जो हम सेगमेंट में जिसमें ऑपरेट करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ फंड जो हमारी बढ़ती है उसको हम कस्टमर को नए लोन जो सैंक्शन करते हैं उसमें पास ऑन कर पाते हैं, तो कोई मार्जिन पे प्रेशर नहीं आता है। आम राय है, और हम थोड़ी स्टडी भी कर रहे थे शर्मा साहब की, जिसमें ये कि आमतौर पर जब भी ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो एनबीएफसी को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जैसे ब्याज दर घटना शुरू हुई, आप जो लोन्स ले रहे हैं वो तो आप बैंक्स, इंस्टीट्यूशन जिनसे भी लेते हैं थोड़े सस्ते करवा ही लेंगे, उनसे कम रेट पर लेंगे, लेकिन जो आपके कस्टमर्स को आपको पास ऑन करना होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, वो 2, 3, 4, 6 महीने जो भी लगता हो। तो क्या ऐसी सिचुएशन में इन जनरल एनबीएफसीज के मार्जिन्स बढ़ेंगे जब ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी? तो ये एक साइकिल है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपको पास ऑन करने में भी 2-3 महीने का समय लग जाता है, तब आपको मार्जिन में प्रेशर भी आता है। और जब इंटरेस्ट रेट घटती है तो आपका मार्जिन 3-4 महीने का एक ऐसा पीरियड आता है जहां पे आप पास ऑन करने में टाइम लगा देते हैं, अपना एलको मीटिंग करने में और उसमें, तो वहां पे आप जो है 3-4 महीने का गेन होता है। लेकिन मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं है कि आप ऊंची ब्याज दर रखते हुए भी लैंडिंग कर सकते हैं, आपको मार्केट से इंटरेस्ट रेट लर्निंग करना ही पड़ता है। हर सेगमेंट में कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट हाई रखते हुए भी लैंडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो साइकिल में दोनों ही तरफ कभी फायदा तो कभी नुकसान। राजेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, अपनी कंपनी की आउटलुक और साथ ही पूरे सेक्टर के आउटलुक पर आपने अपना विजन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच बाजार फिर से रिकवरी के मूड में, पहली डिप पर खरीदारी पहले घंटे में होती हुई दिखी है, और डिप इसलिए अब वो चूंकि गैप से खुले इसलिए पहली डिप 19,300 से ही आ गई और वहीं से रिकवर होकर दिखते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी जैसा जय भी बता रहे थे और हम भी कह रहे थे कि अब 45,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, वहीं से घुमा। एग्जैक्ट बैंक निफ्टी का लो देखिए 45,000 बिल्कुल, और निफ्टी का लो एग्जैक्ट 19,300। इसको कहते हैं परफेक्शन, है ना, जो ये है परफेक्शन, ये परफेक्शन है कि लेवल्स का रेस्पेक्ट इसको कहते हैं, सम्मान इसको कहते हैं। और बाकी पिछले 2 दिन में डिप वाला मौका नहीं मिला, आज वो डिप वाला मौका मिल गया। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि तेजी में हर लेवल पर ऊपर ही जा रहा था, आज डिप ने आपको मौका दिया, स्पेशली बैंक्स पर जो अच्छा मौका मिला सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपके लिए अच्छा। आज हम आपके लिए एक और विशेष न्यूज पर यूज सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चर्चाओं में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों के बीच हो चुका है मर्जर, और इस मर्जर पर बातचीत करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वैद्यनाथन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, एक लॉन्ग अवेटेड मर्जर, एक बड़ी एंटिटी आपने दोनों ही कंपनियों को आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिलाकर करने की जो कोशिश की है वो अब कामयाब होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहला सवाल यही मैं लेना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है कि वैसे तो ट्रेंड चल रहा है आजकल की एनबीएफसी और बैंक का मर्जर हो, और आप भी उस ट्रेंड के साथ हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ आप अचीव कर पाएंगे इस मर्जर से, दोनों कंपनियों के साथ में आ जाने से, जो अब तक अचीव करना बाकी था? क्या कुछ फायदा होगा सर? पहला फायदा यह है कि बैंक का नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे कैश है अराउंड कैश इक्विवेलेंस अराउंड 600 करोड़ का है आईडीएफसी लिमिटेड में। जब मर्जर होगा तो बैंक में आ जाएगा। और दूसरा है कि क्योंकि हम 266 करोड़ शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन 248 करोड़ मतलब उससे कम 16 करोड़ शेयर कम इश्यू करेंगे, उससे एक बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ता है। बुक वैल्यू पर शेयर आईडीएफसी बैंक का 5% बढ़ेगा।
फायदे हैं और ये दोनों ही डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने वाले हैं। एक तो आईडीएफसी लिमिटेड का कैश बैंक के काम आएगा और बैंक की भी बुक वैल्यू, नहीं तो जनरली आमतौर पर मर्जर के बाद बुक वैल्यू बढ़ना मुश्किल काम है, वक्त लगता है। अच्छा, दूसरी चीज सर जो है और जहां तक आईडीएफसी लिमिटेड शेयर होल्डर्स की बात है, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो उनकी शेयर होल्डिंग है लिमिटेड की, वो वाया होल्ड को है, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है जी, अभी उनका डायरेक्ट एक्सपोजर बैंक में आ जाएगा, तो उनके लिए कोई होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट नहीं रहेगा। बिल्कुल, जनरली वही है कि अगर आईडीएफसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी के शेयर थोड़े डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं, तो उनका भी फेयर वैल्यूएशन, या एक तरह से कह सकते हैं सर वैल्यू अनलॉकिंग कहना ठीक होगा? बिल्कुल सही होगा। उनके लिए वैल्यू अनलॉक हो रहा है, आईडीएफसी बैंक के लिए बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ रहा है, दोनों के लिए फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज, अब किस तरह की अप्रूवल्स आपको लेनी होगी जिसके लिए और इस पूरी अप्रूवल्स लेने में और इस मर्जर को पूरा करने में कितना वक्त लग सकता है, कोई टाइमलाइन अंदाज से अगर आप दे पाएं? मेन अप्रूवल इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा अप्रूवल एनसीएलटी का है, तीसरा शेयर होल्डर का है। लेकिन मेरा बिलीफ है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल भी मिल जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में सर हमने कुछ ऐसे मर्जर्स देखे हैं, बड़े मर्जर्स, जिनमें कई सारे और भी ग्रुप कंपनीज में स्टेक कम ज़्यादा करना या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत थी। वैसे तो आप कुछ बिजनेसेस जो आईडीएफसी लिमिटेड के हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो बेच चुके हैं, ऐसा कुछ और आपको भी करने की ज़रूरत है या वो सब कंप्लीट हो चुका है? सब कंप्लीट हो चुका है, सब कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। जहां तक हमें लगता है आज के डेट में जितना विजिबिलिटी है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब हो जाएगा, मतलब एक साल होगा तो हो जाएगा, लेकिन इसका बिलीफ। अच्छा सर, अब नई एंटिटी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? मतलब कौन लोग होंगे जो मैनेजमेंट में रहेंगे एक्टिवली, की मैनेजमेंट में कौन होगा, ये मैं समझना चाहता हूँ। सवाल अच्छा है, लेकिन जो बैंक का जो टीम है, जो बिजनेस है, तो मेन बिजनेस जो हो रहा है बैंक में ही हो रहा है जी। लिमिटेड में पहले एएमसी था, वो बिक चुका है, लिमिटेड में कोई बिजनेस है नहीं, तो देयरफॉर इसके मर्जर के कारण बैंक के ऑपरेशंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। बिजनेस एज यूजुअल, लाइक जैसे कल था वो आज है, वो कल रहेगा, इज नो चेंज। तो सर सेम ऐसे ही हो जाएगा कि जहां जहां आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड है, वो बाद में जब मर्जर कंप्लीट होगा वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बोर्ड हो गया, राइट सर? फाइनल एंटिटी जो रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, करेक्ट सर? फाइनल एंटिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहेगी और उनके पास कोई ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली होल्डिंग कंपनी है। देखिए, आप ऐसे समझिए इसको, जैसे एक कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, उसमें कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ उसने 40% बैंक का होल्डिंग कर रखा है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा बिजनेस भी नहीं है, ब्रांच भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वहां से कुछ बिजनेस आ जाएगा या ब्रांच आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रोसेस सिंपल हो जाएगा और हमारी जो बैंक की होल्डिंग है, होल्डिंग बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। एक प्रमोटर 40% नहीं होल्ड करेंगे, पब्लिक इसको होल्ड करेगी, एफआईआई को होल्ड करेगी, डीआईआई को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्ड करेगी, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बैंक है, इस तरह का बैंक हो जाएगा। सर एक सवाल आपके कस्टमर्स के एंगल से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स पर इसका कोई असर पड़ेगा? यदि हाँ तो क्या? नहीं, कस्टमर्स पे, वो ऑपरेटिंग बिजनेस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमारी तो कोशिश रोज यही रहती है कि कस्टमर का कैसे प्रोडक्ट्स इंप्रूव करें, प्रोसेस इंप्रूव करें और कस्टमर की सुविधाएं इंप्रूव करें, सर्विस इंप्रूव करें, ये सब हमारी कोशिश वैसी भी रहेंगी, इससे मर्जर को कोई लेना देना नहीं है। सर आपने पहले भी कैपिटल फर्स्ट को आपने अक्वायर किया, मर्ज किया, उसके बाद एक बैंक इतना बढ़िया बनाया। अब चूंकि आप साइज में दोनों के मर्जर के बाद और बड़े हो जाएंगे, क्या इरादा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का? आप ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली किस तरह से आगे ग्रो करना चाहते हैं? बैंक का विजन क्या रहेगा अगले 3-5 साल के लिए? पिछले अगर आप साल देखेंगे तो यूर राइट, कैपिटल फर्स्ट के टाइम में 30,000 करोड़ कंपनी था, फिर आईडीएफसी बैंक के साथ मर्जर हुआ, अभी वो 1,20,000 करोड़ का रिटेल लोन बुक हो गया। तो और अब आप 2010 में देखेंगे तो 100 करोड़ का लोन बुक था, तो 100 बना 30,000 करोड़ 2018 में, अब वो अभी हो गया 1,20,000 करोड़। तो आपको दिख रहा है साफ साफ ट्रेंड कैसा है। तो मेरे हिसाब से अभी आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक को, ओके, व्हेन इन 2007 ICICI Bank's loan book was 1,60,000 crores.
HDFC बैंक लोन बुक टच्ड 1,60,000 करोड़ इन 2010 और 11। अभी देखिए 12-13 साल बाद उनकी लोन बुक कितनी हो गई है, 10 लाख करोड़ की हो गई, ICICI के हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया का अपॉर्चुनिटी ऐसा है, जो आज हमारा 1.6 लाख करोड़ का लोन बुक है, वैसे ही आप लॉन्ग टर्म में देखें, 10 साल बाद उठ के देखें, तो यू विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। आई एम श्योर, और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे सर। इरादा वही है कि एक उसी तरह का बड़ा उस साइज का बैंक बनाने का। देखिए इंडिया में 100%, देखिए इंडिया में जब आप नाम सुनते हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये वंडरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक रेस्पेक्ट है, एक इंडिया के प्राइड मैं कहूंगा इन बैंक्स को। तो ये IDFC बैंक और इंडिया में अपॉर्चुनिटी भी इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि अपने हमारे बैंक को भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूशनल बेस है, FII से इन्वेस्ट करेंगे, DII इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, गुडविल अच्छा है, बैंकिंग लाइसेंस अच्छा है, प्रोडक्ट सूट बहुत अच्छा है, ब्रांड इमेज अच्छा है, तो बेस्ड लायबिलिटीज बेस बहुत अच्छा है। तो बेसिकली एक फाउंडेशन बैंक का बहुत अच्छा है। अब इसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें और अगले 10 साल देखें, तो क्यों नहीं है ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके जैसा ही बैंक बने। परफेक्ट सर। वैसे मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए मुझे ये सवाल आपसे पूछना है कि पूरे मर्जर के बाद भी जो IDFC फर्स्ट बैंक की कमान जो है, लीडरशिप है, MD CEO के तौर पर आप ही के हाथों में रहेगी, आपकी एबल लीडरशिप में रहेगी, ये मैं श्योर हो सकता हूँ? बैंक में मेरे सिवाय भी और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे लीडरशिप में हमारे एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए, मिस्टर माधीवानंद, ही हैज कम ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक। और हमारे जो लीडरशिप हैं, और भी लीडर्स सारे हैं, बैंक को चला रहे हैं, बट मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ। बट या इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप ऑल्सो, यस, ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से, शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट ओवर द नेक्स्ट फोर्सिबल फ्यूचर विद द सेम एनर्जी एंड ड्राइव अगले 10 साल में चलाएंगे, और आप देखिए दिस बैंक विल बी एन अमेजिंग बैंक। नहीं सर, बिल्कुल। और ICICI बैंक से निकलकर आपने एक जो इंस्टीट्यूशन बनाई, चाहे वो NBFC की हो, चाहे बैंक की, और इस लेवल तक लेकर आए आपकी लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात है, अभी उम्र आपके साथ में, आप काफ़ी यंग भी हैं, तो आई एम श्योर एक और ऐसी इंस्टीट्यूशन आपके लीडरशिप में बनेगी जो HDFC और ICICI बैंक जैसी एक रेस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर एक बार फिर से इस बड़े Thank you for your goodwill, but let me say one more thing actually. जी सर। जो हमारे बैंक का जो स्पेशल चीज है एक्चुअली, वो ये है, जो शेयर होल्डिंग है, पब्लिक है, अच्छी बात है, और जो हमने बात की सब अच्छा है, लेकिन मेन थिंग इज कि हमारे बैंक का जो इमेज है ऑफ अ क्लीन एथिकल इंस्टीट्यूशन, इसके कस्टमर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये इट इज प्राइसलेस। हमें उससे बहुत एक वी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट। अब इसी हिसाब से हमें लगता है कि अगले 8-10 साल में अगर लोन बुक हम कंपाउंड करते हैं 23, 24, 25% पे 10 साल तक, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। देखने से आप स्प्रेडशीट में जाके लोन बुक डालिए, उसको स्प्रेडशीट कंपाउंड करके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर इतनी मजबूत ग्रोथ आपको दिखेगी, और सबसे बड़ी बात ग्रोथ नहीं, ये क्वालिटी ग्रोथ होगी, जैसा वैद्यनाथन सर कह रहे हैं। ये बड़ा मैसेज है अगले 8 से 10 साल के लिए इस बैंक का विजन। सर समय समय पर फिर आपसे समय लूंगा और मुलाकात करूंगा। आज आप भी काफ़ी बिजी हैं, बड़ा दिन है बैंक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बिजी शेड्यूल में से आपने समय दिया और हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच सर। वी वैद्यनाथन सर इस बैंक और IDFC लिमिटेड के मर्जर पर अपनी राय देते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्लियर कट और एग्रेसिव विजन जो कह सकते हैं बिल्कुल बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। आइए विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी एक्सपर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपके लिए आ रही है एल्गो की मास्टर क्लास। तो हम यू ट्रेड के साथ हम ये एल्गो की मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इसके बाद का एक्शन। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी सीखना समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये शो है मस्ट। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।